के ऊपर मौजूद है और जो क्रस्ट कॉन्टिनेंट्स पर मौजूद है, इनमें भी अपने आप में बहुत बड़ा फर्क है। समुद्रों पे जो क्रस्ट की लेयर है वो काफी पतली है, एवरेज मोटाई लगभग 100 किलोमीटर की है, लेकिन कॉन्टिनेंट्स पर मौजूद जो क्रस्ट की लेयर है वो 280 किलोमीटर तक हो सकती है। यहीं पर हम बात करते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स की, क्योंकि ये जो लेयर है ये कंटिन्यूस नहीं होती बल्कि कई हिस्सों में टूटी हुई होती है। इन प्लेट्स की बाउंड्रीज जहां एक दूसरे से मिलती हैं वहां पर वोल्केनोज देखने को मिलते हैं। जब ये एक दूसरे से रब करती हैं तब अर्थक्वेक्स आते हैं। इसके नीचे जो एस्थेनोस्फेयर की लेयर है वो रिजिड नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती है, एक लुब्रिकेंट की तरह बनती है। एस्थेनो का मतलब होता है ग्रीक में कमजोर, और ये वाली लेयर अनलाइक लिथोस्फेयर कंटिन्यूस है, इसमें कोई टुकड़े नहीं है। एवरेज मोटाई लगभग 140 किलोमीटर की। इसके नीचे आते आते लोअर मैंटल के ऊपरी भाग में एक ट्रांजिशन जोन देखने को मिलती है, जहां चट्टानें अधिक से अधिक डेंस हो जाती हैं। ऐसी चट्टानों के कुछ उदाहरण देखिए, ओलिवाइन, पेरिडोटाइट, रिंगवुडाइट। ये हाई प्रेशर मिनरल्स मेंटल के अंदर बनते हैं और जैसा आप देख सकते हो दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। आप सोचोगे अगर ये मिनरल्स मेंटल के अंदर मिलते हैं तो हम बाहर निकाल के इन्हें कैसे देख पाते हैं? एक्चुअली में हम इन्हें बाहर नहीं निकालते, नेचर, धरती बाहर निकालती है। कई बार ऐसी वोल्केनिक इरप्शंस होती है जहां पर वोल्केनो से निकलने वाला मैग्मा मेंटल से आता है और अपने साथ ये हाई प्रेशर मिनरल्स लेकर आता है। दूसरा, कई बार क्या होता है जब मीटियोराइट्स धरती पर आकर टकराते हैं तो वो इतने स्पीड से उनका टकराव होता है कि उस प्रेशर से भी ये मिनरल्स कई बारी बन जाते हैं। अब इससे अंदर कोर की लेयर पर आए तो वहां जो आउटर कोर की लेयर है वहां गर्मी के कारण आयरन चर्न करते रहता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल करंट्स पैदा होते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं लोहा बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और इन इलेक्ट्रिक करंट से अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये मैग्नेटिक फील्ड एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से धरती पर लाइफ सस्टेन कर पाती है, क्योंकि इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सूरज से आने वाले बहुत ही हानिकारक चार्ज्ड पार्टिकल्स हम पर नहीं गिर पाते। सोलार विंड से हमें प्रोटेक्शन मिलती है और एक एटमॉस्फेयर बनी रह पाती है। आउटर कोर और इनर कोर की लेयर में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि आउटर कोर जो है वो लिक्विड है और इनर कोर सॉलिड है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसे जैसे आउटर कोर का लिक्विड ठंडा हो रहा है वो धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, और इनर कोर की लेयर इसी कारण से हर साल लगभग 1 मिलीमीटर बढ़ती रहती है। अब इस पूरी कहानी में एक सवाल ये आता है कि चांद कहां से आ गया? धरती ने तो जन्म ले लिया, लेकिन मून कहां से आया धरती के पास? इसका जवाब भी दोस्तों हेडियन इयॉन में ही छुपा है। साइंटिस्ट ने कई थ्योरी सोची थी कि क्या कारण हो सकता है चांद होने के पीछे। एक थी कैप्चर थ्योरी कि ये एक ऐसा प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट था जो धरती के नजदीक आया और धरती के ग्रेविटेशन फोर्स ने इसे कैप्चर कर लिया, इसे कैप्चर थ्योरी कहते हैं। दूसरी एक थ्योरी है को फॉर्मेशन थ्योरी कि चांद और पृथ्वी एक ही साथ फॉर्म हुए थे। जब धरती की फॉर्मेशन हो रही थी, अलग अलग डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठे हो रहे थे, तो चांद भी वहीं पर फॉर्म हुए जा रहा था। तीसरी है एक फिजन थ्योरी कि धरती से ही टूटकर एक हिस्सा चांद बन गया। लेकिन असलियत पता है क्या? इनमें से कोई भी थ्योरी सच नहीं थी। आज के दिन ज्यादातर साइंटिस्ट का मानना है कि धरती से एक और प्लैनेट आकर टकराया था और इस टकराव की वजह से चांद की फॉर्मेशन हुई थी। इसे कहा जाता है जाइंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस। इसके अनुसार लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जब अर्थ की फॉर्मेशन हो ही रही थी, तब एक और प्रोटोप्लैनेट एग्जिस्ट करता था। उसका नाम हमने रखा है थिया। ये करीब मार्स के साइज का प्लैनेट था। सोलर सिस्टम फॉर्म होने के करीब 100 मिलियन साल बाद ये प्लैनेट आकर धरती से टकरा जाता है। इस वक्त धरती सिर्फ एक लावा की गेंद थी, ये वाला प्लैनेट भी वही था। तो इस टकराव से होता क्या है, दोनों प्लैनेट्स का कोर एक दूसरे में अब्सॉर्ब हो जाता है। इसी बीच एक बड़ा टुकड़ा टूटकर बाहर निकल जाता है जो चांद बनता है। अर्थ का जो टोटल मास है उसका करीब 30% मास हमारे आयरन रिच कोर का है, लेकिन मून के केस में ये सिर्फ 1.6 to 1.8% ही है। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर जो मेटल्स थे उस दूसरे प्लैनेट में वो एक्चुअली में आज धरती पे ही मिल गए हैं और धरती का ही हिस्सा बन गए हैं। और चांद जो है वो इस टकराव के मलबे से निकला है। यहां भी आप सोचोगे लेकिन ये सब हमें पता कैसे चल पाया? असल में बात क्या है कि जब पहली बार नासा ने अपोलो मिशंस भेजे थे मून पर, तो वो अपने साथ बहुत सारी चांद की मिट्टी लेकर आए। चांद के मैंटल से जो सैंपल्स मिले बेसोल्टिक रॉक्स के, वो धरती पर पाए जाने वाली बेसोल्टिक रॉक्स से काफी सिमिलर थे। चांद पर पाए जाने वाले पत्थरों में जो ऑक्सीजन आइसोटोप्स और बाकी एलिमेंट्स थे वो पृथ्वी की चट्टानों में मिल रहे
रहे ऑक्सीजन और बाकी एलिमेंट से भी बहुत मिलते जुलते थे। तो इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए, वो जो 3 रिजेक्टेड थ्योरीज थी उनमें फिजन थ्योरी सबसे करीब पहुंची थी। चांद असल में धरती का ही हिस्सा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि धरती अपने आप ही अचानक से एक दिन टूट गई और चांद निकल गया। धरती का हिस्सा तभी टूटा जब एक और प्लैनेट इससे आकर बहुत ही भयानक तरीके से टकराया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसी चीज का नासा के सुपर कंप्यूटर द्वारा